साल था 1992। अखबार दैनिक नवज्योति में रोज नए खुलासे किए जा रहे थे और रोज एक नया आर्टिकल छापा जाता जिसकी हेडलाइन में सिर्फ एक ही बात होती, इंडिया बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल। और जिसके बाद क्या पुलिस, क्या नेता और क्या सामाजिक धर्म के लोग सबके सब सहम गए। The accused were Farouk and Nafees, who belonged to the extended family associated with a prominent place of worship, and their friends. They had tracked school-going girls with threats and blackmail for months and gang-raped them. A photocolor lab printed their nude photographs and helped circulate them. साली लोग हैं, बहुत से पहलुओं से अपन कहते हैं कि किसी के प्रभाव को यदि आप आंकलन करें तो उसको सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, ऐसे मतलब आप कई एंगल्स को आप उनको देखते हैं। तो उस सबसे जो प्रभावशाली लोग थे वो लोग इसमें। वो जमाना भले ही सोशल मीडिया का नहीं था, पर जब ये खबर सबके सामने आई तो पूरे देश में फैल गई और पूरे देश में यही आक्रोश था कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। मगर उनके रसूख और उनके राजनीतिक संबंधों के कारण पुलिस भी उनके आगे बेबस हो चुकी थी। अजमेर के हालात यहाँ तक बिगड़ चुके थे कि वहाँ की लड़कियों से कोई भी शादी नहीं करना चाहता था, और अगर वो राजी भी होता तो लड़की की फोटो पहले पुलिस स्टेशन ले जाता और उसके बाद फोटो लैब में ले जाता और पूछता ये लड़की भी कहीं उसी सेक्स स्कैंडल का शिकार तो नहीं है। तो क्या है, पूरी कहानी अंत तक जुड़े रहे मेरे साथ। और अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक यूं ही पहुंचती रहे। इस कहानी की शुरुआत 1990 में हुई और जिन पर यह आरोप लगे वह सूफी फकीर कहे जाने वाले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की देखरेख की जिम्मेदारियां करा करते थे। ये वही लोग हैं जो खुद को चिश्ती वंशज मानते थे, इसलिए इनके पास पैसे और नाम की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े आला नेता अक्सर इनके आगे सर झुकाया करते थे। इसलिए चिश्ती खानदान के चिराग फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती अजमेर में सारा दिन आवारागर्दी करा करते थे और रुतबा ऐसा था कि किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं थे। दोनों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो मौज मस्ती भी रोज हुआ करती थी। मगर फारूक चिश्ती ने राजनीति में करियर बनाने का फैसला किया और फारूक चिश्ती ने पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और फिर अजमेर कांग्रेस युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन गया, जबकि नफीस चिश्ती यूथ विंग का उप जिला अध्यक्ष बन गया। वहीं इस कांड का तीसरा आरोपी सैयद अनवर चिश्ती कांग्रेस यूथ विंग का ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया। चिश्ती परिवार का धार्मिक कार्यों से जुड़ने के कारण पूरे अजमेर में इनका काफी नाम हुआ करता था। बड़े बड़े विधायक, अफसर, आला नेता इनके आगे सर झुकाया करते थे और अगर अजमेर में किसी को कोई भी काम कराना होता तो वह चिश्ती परिवार के पास ही सिफारिश लगाया करते थे। अपनी इसी लाइफस्टाइल के कारण फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती काफी पॉपुलर हो चुके थे। अब अजमेर की कई लड़कियां भी इनकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। तभी सोफिया सेकेंडरी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्र को राजनीति में करियर बनाने में काफी रुझान था, इसलिए उसके दोस्त ने उसे फारूक चिश्ती से मिलने को कहा। उसने यह कहा अगर तुम्हें अपने राजनीति में करियर बनाना है तो तुम्हें सिर्फ फारूक चिश्ती ही आगे लेकर जा सकता है और शायद वो तुम्हें कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन करा दे। हालांकि सोफिया सेकेंडरी स्कूल उस दौर में काफी बेहतरीन गर्ल्स स्कूल में गिना जाता था और वहाँ पर काफी बड़े बिजनेसमैन और नेताओं के बच्चे पढ़ा करते थे। अब उस लड़की का दोस्त उसे फारूक चिश्ती से मिलने के लिए बोलता है और वो लड़की भी राजी हो जाती है और दोनों एक दिन फारूक चिश्ती से मिलने के लिए जाते हैं और वह लड़की कहती है कि मैंने आपके बारे में काफी सुना है, मुझे भी राजनीतिक में अपना करियर बनाना है, साथ ही आप मुझे अगर कांग्रेस में एक जगह दे दें आपकी काफी मेहरबानी होगी। अब फारूक इनकी बात सुनने के बाद उन्हें कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द ही तुम्हारा काम करा दूंगा और साथ ही तुम्हें कांग्रेस में एक पद भी दिलवा दूंगा। अब ये सुनने के बाद लड़की काफी खुश होती है और वह फारूक चिश्ती की तरफ काफी आकर्षित हो जाती है। अब दिन यूं ही बीते जा रहे थे तो एक दिन फारूक चिश्ती अपनी वैन को लेकर सोफिया सेकेंडरी स्कूल के पास से गुजर रहा था। तभी उसे वो लड़की नजर आती है और वो उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है। अब लड़की भी राजी हो जाती है क्योंकि वो फारूक चिश्ती से ऑलरेडी काफी बार मिल चुकी थी, इसलिए उसने फौरन हामी भर दी और दोनों गाड़ी में जा ही रहे थे तो फारूक चिश्ती ने अपना रास्ता बदल लिया। जब लड़की ने पूछा कि ये रास्ता गलत है तो फारूक चिश्ती ने कहा कि मुझे अपने फार्म हाउस में जाना है, वहाँ मुझे कुछ काम है और तुम भी इसी बहाने मेरा फार्म हाउस देख लेना। और अब फारूक और वो लड़की दोनों फार्म हाउस में होते हैं तो तभी फारूक उस लड़की के साथ अश्लील हरकतें करना चालू कर देता है। सबसे पहले वो उस लड़की को किस करता है और जब लड़की इसका विरोध करती है तो फारूक उसे किसी तरीके से मना लेता है और उसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसी दौरान फारूक उसकी अश्लील तस्वीरें उतार लेता है। अब उसके कुछ दिन बाद फारूक के गुर्गे उस लड़की को रोकते हैं और उसे वैन में बिठाते हैं और उसे कहते हैं कि फारूक ने तुम्हें फार्म हाउस में बुलाया और वो लड़की भी उसे कहती है चलो। तो वहाँ फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी होता है और वह तीनों उस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करते हैं
और जब लड़की विरोध करती है तो फारूक उसे उसकी अश्लील तस्वीरें उसके सामने रखता है और कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम ये सारी तस्वीरें शहर में बांट देंगे। वो लड़की काफ़ी घबरा जाती है और चुपचाप उनके जुल्म सहती रहती है। और जब ये तीनों उस लड़की का रेप करते हैं तो फारूक उसे धमकी देता है कि अगर तुमने बाहर मुंह खोला तो ये तस्वीरें पूरे शहर में बांट दूंगा। अब लड़की काफ़ी घबरा जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब फारूक चिश्ती का जब मन करता उसे अपने फार्म हाउस में बुला लेता। साथ ही फारूक चिश्ती के गुर्गे भी अब उसके साथ रेप करने लगे थे। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था, मगर एक दिन फारूक चिश्ती उसे कहता है कि तुम्हें एक दूसरी लड़की लेकर आनी पड़ेगी और तुमने ये काम नहीं किया तो यह तस्वीरें पूरे शहर में और तुम्हारे पड़ोसियों को बांट दूंगा। अब लड़की उसके पैरों में गिर जाती है और उससे रहम की भीख मांगती है, लेकिन फारूक चिश्ती उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे ये काम करने के लिए कहता है। अब वह लड़की किसी बहाने से अपने दोस्त को फारूक चिश्ती के फार्म हाउस में ले जाती है और वहाँ वही काम होता है जो उस लड़की के साथ हुआ। अब उसकी भी अश्लील तस्वीरें उतार ली जाती है और उसे भी ब्लैकमेल किया जाता है। अब उसे भी यही कहा जाता है कि तुम्हें भी एक दूसरी लड़की लेके आनी पड़ेगी। और अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। अब रोज़ नई लड़कियां आ रही थी और उनके साथ रोज़ रेप किया जा रहा था और उनकी अश्लील तस्वीरें निकाली जा रही थी और लड़की कब 1 से 2 और 2 से 100 हो गई पता ही नहीं चला। फारूक के साथ साथ उसकी पूरी गैंग भी उन लड़कियों के साथ रेप करा करता था और उनका जब मन करता वह उन्हें अपने फार्म हाउस में बुलाया करते। अब किसी तरीके से हिम्मत करके 2 लड़कियां आगे आती है और इसकी जानकारी एक पुलिस कांस्टेबल को देती है और वहाँ पुलिस कांस्टेबल यह जानकारी अपने अधिकारियों को देता है। पुलिस को भी इसकी जानकारी हो चुकी थी कि ये 2 लड़कियां नहीं, ये शहर में काफ़ी लड़कियां हैं जो कि पीड़ित हैं, मगर पुलिस इन पर चाहकर भी हाथ नहीं डाल सकती थी और वह सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर शहर में शांति बनाए रखना है तो इतनी आसानी से इन पर हाथ नहीं डाला जा सकता। और इसके बाद तो फारूक चिश्ती और उनके गुर्गों के हौसले ही बढ़ गए। अब चिश्ती खानदान में कोई भी पार्टी या कोई भी बड़ा नेता आता तो उन लड़कियों को बुलाया करते और सारे मिलकर उनके साथ रेप किया करते थे। साथ ही उन्होंने गैंग में और भी नए लड़के शामिल करे और वह भी उन लड़कियों के साथ रेप किया करते थे और उसके बाद उनकी अश्लील तस्वीरें कैमरे में उतार लिया करते। ये वह समय था जब स्मार्टफोन या डिजिटल कैमरे नहीं हुआ करते थे, तो फोटो उतारने के लिए रील वाले कैमरों का इस्तेमाल किया जाता था और उन लड़कियों की तस्वीर उतारने के बाद रील को तस्वीर में बदलने के लिए लैब में भेजा जाया करता। वहीं फारूक की दोस्ती महेश लुधानी नाम के शख्स से थी जो कि अजमेर में कलर लैब चलाया करता था। इन सभी लड़कियों की तस्वीरें इसी लैब से निकला करती थी। शुरू में तो यह काम चोरी चुपके हुआ करता था, मगर जब लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो वहां पर काम करने वाले लड़के इन फोटो के डुप्लीकेट अपने पास रख लिया करते थे और उसके बाद उन लड़कियों के पास जाया करते और उन तस्वीरों को दिखाकर उनसे पैसे या उनका रेप किया करते थे। वहीं लैब में काम करने वाले लड़के इन फोटो को बेचने का काम भी शुरू कर देते हैं। अब जो आदमी वह फोटो खरीदते वह खुद ही लड़कियों के पास जाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करते और उनका रेप किया करते थे। और अब ऐसी फोटोएं शहर में काफ़ी आदमियों के पास हाथ लग चुकी थी और वह सारे भी यही काम करा करते थे जो फारूक चिश्ती किया करता था। उन लड़कियों के साथ ही फारूक चिश्ती के घर में जब भी पार्टियां हुआ करती तो लड़कियों को बुलाया जाता, वहाँ के लोकल नेताओं को भी बुलाया जाता था और यह सब मिलकर इन लड़कियों के साथ रेप किया करते थे। अब सबको यह पता चल चुका था कि पुलिस को भी इसकी जानकारी है, मगर चिश्ती खानदान के रुतबे को देखकर वह इनका कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर और उन लड़कियों की ज़िंदगी यूं ही ख़राब होती जा रही थी और यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1990 से 1992 आ चुका था, करीब 2 साल हो चुके थे और उन लड़कियों को यूं ही बुलाया जाया करता था। मगर एक दिन ये तस्वीरें दैनिक नवज्योति अखबार के संपादक दीनबंधु चौधरी के हाथ लगते हैं और जब ये तस्वीरें देखते हैं तो वह भी काफ़ी शौक हो जाते हैं, क्योंकि ये 1-2 लड़की नहीं बल्कि उनके पास 17 से 18 लड़कियों की तस्वीरें हाथ लगती है। अब इस मामले में दैनिक नवज्योति अपने स्तर में जांच शुरू करते हैं और जांच में यह पता चलता है कि चिश्ती खानदान के लड़के तथा उनके गुर्गे जो कि सोफिया सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उसका बलात्कार करते हैं और उनकी तस्वीर लेकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। दीनबंधु चौधरी इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को देते हैं, मगर पुलिस अधिकारी यह कहकर इन बात को टाल देते हैं कि इसमें चिश्ती खानदान के लड़कों का हाथ है जो कि शहर में काफ़ी रुतबा रखते हैं। साथ ही ये लड़कियां हिंदू है तो शहर में काफ़ी दंगा भड़क सकता है, इसलिए हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें वह लड़कियां भी आगे नहीं आ रही है जिनके साथ ये बलात्कार किया गया है। अब दीनबंधु चौधरी
काफ़ी दिनों तक पुलिस अधिकारियों और आला नेताओं के पास चक्कर काट रहे थे ताकि उन लड़कियों को इंसाफ मिल सके, मगर कोई भी उन लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए आगे नहीं आया। अंत में थक हार कर दीनबंधु चौधरी ने अपने अखबार दैनिक नवज्योति में इस खबर को छापने का फैसला किया और 22 अप्रैल 1992 को अजमेर सेक्स स्कैंडल की पूरी जानकारी अपने आर्टिकल में छाप दी गई। इसके बाद दीनबंधु चौधरी को यह लगा कि अब लड़कियों को इंसाफ जरूर मिलेगा, मगर इसका उल्टा ही हुआ। दरअसल पुलिस वालों ने इस बात का खंडन किया और उन्होंने ये कहा, ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं, ऐसी कोई भी लड़कियां तथा उनका परिवार हमारे पास नहीं आया है और केवल एक अखबार के छापे जाने की खबर से इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके बाद तो मानो अखबार दैनिक नवज्योति के संपादक तथा उनके लड़कों को रोज रोज नई धमकियां दी जाती और उन्हें रोकने की काफी कोशिश करी जा रही थी, लेकिन दीनबंधु चौधरी ये ठान चुके थे कि उन लड़कियों को जरूर न्याय दिलाना है। और 15 मई 1992 को उन्होंने उन आरोपियों तथा लड़कियों की भी तस्वीरें छापी जो कि पीड़ित थी तथा उन लड़कियों की तस्वीरों को धुंधला करके अखबार के फ्रंट पेज में छापा और ये कहा इसमें कम से कम 250 हिंदू लड़कियां शामिल है। और इस बार खबर सबूत के साथ छापी गई थी तो वही हुआ जो दीनबंधु चौधरी चाहते थे। पूरा अजमेर शहर सड़कों पर आ चुका था तथा एक ही नारे लग रहे थे कि फारूक चिश्ती और उनके गुर्गों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए, नहीं तो पूरे शहर में दंगे होंगे जिसका हिसाब प्रशासन भी नहीं लगा सकता। तथा इसी स्थिति को देखते हुए सीएम भैरव सिंह शेखावत तथा अन्य नेताओं ने अजमेर बंद का ऐलान करा और अजमेर को 3 दिन के लिए बंद किया गया। हालात तो इतने खराब हो चुके थे कि अजमेर में पहली बार एमएसए लागू करना पड़ा। अब पुलिस के पास कार्रवाई करने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं बचा था, लेकिन पुलिस फिर भी केस में काफी ढील दी रही थी। तो जनता का गुस्सा एक बार फिर उठा और उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। लेकिन पुलिस का यही कहना था कि जब तक लड़कियां एफआईआर कराने के लिए आगे नहीं आएंगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। एक अखबार के आर्टिकल से हम दोषियों को सजा नहीं दे सकते। दरअसल आरोपियों का सियासी रसूख के चलते कोई भी आगे नहीं आ रहा था। हालांकि बाद में फोटोज और वीडियो के आधार पर लड़कियों की पहचान की गई, इनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन समाज में बदनामी के डर से कोई आगे आने को तैयार नहीं था। समझाइश के बाद कुछ लड़कियों ने मामला दर्ज करवाया। फिर क्या था, लड़कियों को धमकियां मिलना शुरू हो गई और उन्हें जान से मारने तक की धमकियां मिलने लगी तथा उनके परिवार को भी धमकाया गया कि अगर तुमने एफआईआर दर्ज करवाई तो हम आपके परिवार को खत्म कर देंगे। इसके बाद सिर्फ 2 लड़कियां ही डटी रही। धमकियों के बाद सभी लड़कियां पीछे हट गई, सिर्फ 2 लड़कियां डटी रही। फिर बाद में इनके बयानों के आधार पर 17 से 18 आरोपियों की पहचान की गई, जिनके नाम है फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, इशरात अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गिनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद, परवेज अंसारी, मोहबुल्ला, कैलाश सोनी, महेश रुदानी, हरीश तोलानी और अलमस महाराज। लेकिन पुलिस अभी भी फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आखिरकार 30 मई 1992 को तत्काल मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने मामला सीआईडी सीबी के हाथों में सौंपा तो उन्होंने जांच में साफ कर दिया कि फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती ये तीनों ही इस खेल के मास्टरमाइंड हैं। इसके बाद मामला कोर्ट में गया और कई सालों के बाद 18 मई 1998 में अजमेर सेशन कोर्ट द्वारा 18 में से 8 आरोपियों को लड़की के साथ रेप करने और उनका अपहरण करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले लोगों में परवेज अंसारी, इशरात अली, महेश लोधानी, कैलाश सोनी, अनवर चिश्ती, हरीश लोधानी, शमशू, इन सजा पाए लोगों के अलावा बाकी लोगों के खिलाफ जांच जारी थी। इनमें से कुछ लोग फरार थे, लेकिन इनमें से एक मुख्य आरोपी नफीस चिश्ती भी शामिल था, जिसे 2003 में गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे फरार अपराधी इकबाल भट्ट को 2005 में गिरफ्तार किया गया। सजा पाए लोगों ने सजा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील करी और राजस्थान हाईकोर्ट ने कोई सबूत न होने के आधार पर कई अपराधियों को बरी कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा को ज्यादा बताते हुए उसे कम करने का फैसला किया और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। वहीं इस केस के मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती इतना शातिर था कि खुद का फर्जी मेडिकल बनवाया और अपने आप को पागल घोषित कर लिया और कोर्ट में भी ये साबित करा दिया कि वो पागल है। कोर्ट में शुरुआती ट्रायल के आधार पर उसे कोई सजा नहीं दी गई और उसे बरी कर दिया गया। मगर 2007 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को उम्र कैद की सजा सुनाई। केस यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी भी कुछ मामले राजस्थान हाई कोर्ट में पेंडिंग थे। 2013 राजस्थान हाई कोर्ट को
फारूक चिश्ती की दी गई उम्र कैद की सज़ा को कम करते हुए ये कहा कि उम्र कैद की सज़ा फारूक चिश्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और उसने ऑलरेडी काफ़ी टाइम बिता लिया है। इस केस में सोहेल गिन्नी नाम का आरोपी फरार चल रहा था। उसने 26 साल बाद यानी 2018 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फिलहाल इसे कोई सज़ा नहीं दी गई है और यह भी बेल पर बाहर है। इसके अलावा इस केस में एक आरोपी अलमस महाराज, जो पूर्व कांग्रेस विधायक का करीबी रिश्तेदार था, वह अभी तक नहीं पकड़ा गया है और कईयों का ये भी कहना है कि वो अमेरिका जा चुका है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ आरोपियों के खिलाफ पॉस्को कोर्ट में भी मामला चल रहा है, पर आज भी किसी को सज़ा नहीं हुई है और सारे बेल पर बाहर घूम रहे हैं। वहीं कोर्ट रिकॉर्ड में सिर्फ 16 लड़कियों को ही पीड़ित बताया गया, लेकिन अखबार दैनिक नवज्योति की माने तो लगभग इसमें 300 लड़कियों के साथ रेप किया गया था और वहीं इनमें से कुछ लड़कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था। कोर्ट में आज भी मामला दर्ज है। जिन लड़कियों के साथ ये हैवानियत हुई, आज उनकी उम्र 50 से 54 साल के पार हो गई है, लेकिन उन्हें आज भी इंसाफ का इंतजार है। वहीं नफीस और फारूक चिश्ती, जो मुख्य आरोपी थे, आज भी पूरी शान से अपने जीवन जी रहे हैं। उधर पीड़ित, जो अदालत से मिल रहे संपन्न से कोर्ट में हाजिर होने से भी परेशान हो चुकी हैं और उन्होंने तो आना भी बंद कर दिया है। बताया जाता है कि ब्लैकमेल कार्ड में शामिल अधिकतर महिलाएं दादी नानी बन गई हैं और उन्हें पेशियों पर आने पर भी घर पर झूठ बोलना पड़ता है। इस बात का खुलासा पिछले साल पेशी पर आई पीड़िता ने किया। पीड़िता ने कोर्ट को यह कहा कि उनके साथ जो भी हुआ वह घर पर नहीं बता सकती और उन्हें झूठ बोलकर कोर्ट में आना पड़ता है। यह बात सुनकर सभी वहां पर भावुक हो गए। जो इन लड़कियों के साथ हुआ ये काफ़ी गलत हुआ, मगर पीड़ित आज भी न्याय की मांग कर रही हैं। बाकी आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।